नमस्कार, मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, आज के इस YouTube वीडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने फ्रांस के संविधान के बारे में ही चर्चा की थी। संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में भी हम फ्रांस के संविधान के बारे में जो विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने फ्रांस के संविधान में जो मुख्य विशेषता थी कि फ्रांस में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, उसके बारे में चर्चा की। इसी तरह आज के इस वीडियो में हम जो शेष बच गई विशेषताएं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहली विशेषता आती है कठोर संविधान। आप में भी जब हमने ब्रिटेन, अमेरिका के संविधानों के बारे में पढ़ा, वहाँ संविधानों में दो रूपों में बांटा था, कठोर संविधान और लचीला संविधान। तो हमने पहले ब्रिटेन के संविधान में जब देखा कि ब्रिटेन का संविधान संसार का सर्वाधिक लचीला संविधान है। लचीला संविधान के बारे में बताया था जिस संविधान में साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से संशोधन किया जा सके, अर्थात साधारण बहुमत से संशोधन हो सके। कठोर संविधान के संदर्भ में हमने बताया था कि उस देश के संविधान को कठोर संविधान कहा जाएगा जहां पर साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से संविधान में संशोधन नहीं हो सके। तो इस मामले में कठोर संविधानों की श्रेणी में जब हमने शामिल किया तो अमेरिका के संविधान को शामिल किया था। उसी प्रक्रिया में हमने फ्रांस के संविधान को भी कठोर संविधानों की श्रेणी में रखा है। फ्रांस में संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 89 में किया गया है। फ्रांस के संविधान में संशोधन का तरीका अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि दोनों सदनों के न्यूनतम 60% समर्थन के द्वारा ही संविधान में संशोधन हो सकता है। इसके अलावा यदि राष्ट्रपति संशोधन करना भी चाहे तो उस मुद्दे पर सदनों की स्वीकृति के साथ साथ राष्ट्रपति को जनमत संग्रह करवाना पड़ता है। इस प्रकार हमने देखा कि फ्रांस के संविधान में जो संशोधन है वो आसानी से नहीं किया जा सकता, उसमें साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया संशोधन नहीं किया जा सकता। यहाँ पहले बिंदु में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत कर सकता है। संसद के दोनों सदनों के संविधान संशोधन विधेयक को 3/5 बहुमत द्वारा पारित करे। पहले तो यहाँ आपको स्पष्ट करना कि राष्ट्रपति स्वयं संविधान संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत कर सकता है। इसके साथ ही संसद के दोनों सदनों के द्वारा संविधान में संशोधन विधेयक को 3/5 बहुमत द्वारा पारित कर दे। दूसरा, प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद का कोई सदस्य संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तावित कर सकता है, और यदि इस प्रकार संसद के दोनों सदन बहुमत से इसे पारित कर दे तो फिर इसको जनमत संग्रह के लिए रखा जाता है। तो इस प्रकार देखा हमने कि ब्रिटेन के जो संविधान में जहां लचीलापन है, वहीं अमेरिका और फ्रांस के संविधान में कठोरता देखने को मिलती है। उसमें संशोधन हम साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से नहीं कर सकते। साथ ही हम एक चीज और देखते हैं कि फ्रांस के संविधान में गणराज्य को बदलने पर
रोक लगा दी गई है। यह नहीं कि राष्ट्रपति को संविधान में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव रख दे तो वो उसके गणराज्य के रूप को भी बदल दे, नहीं, वो एक तरह से उसके मूल ढांचे में आता है। तो फ्रांस के संविधान में गणराज्य को बदलने पर रोक लगा दी गई। संविधान में ये व्यवस्था कर दी गई है कि गणराज्य को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अर्थात गणराज्य के स्थान पर राजतंत्र कभी नहीं लाया जा सकेगा। इस तरह फ्रांस के राज क्षेत्र में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये दोनों चीजें विशेष महत्व रखती है कि जो राज क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता संविधान संशोधन के माध्यम से, और ना ही वहाँ गणराज्य में कोई बदलाव किया जा सकता है। राज्य के स्थान पर राजतंत्र लागू नहीं किया जा सकता। अब अगली जब बात करें हम, वो है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता। सामान्यतः हमने विभिन्न देशों के संविधानों में देखा गया है राजनीतिक दलों को कोई संवैधानिक मान्यता संविधान में नहीं दी गई है। केवल कानून बनाकर, संसद के द्वारा कानून बनाकर दलों की व्यवस्था की गई, दलों के लिए कानूनी व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश है जहां राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। यह फ्रांस के संविधान की एक अद्भुत और अद्वितीय विशेषता है। इसने राजनीतिक दलों का जिक्र अपने अनुच्छेद 4 में कर दिया है। फ्रांस के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद जो 4 है उसमें राजनीतिक दलों को एक तरीके से अभिव्यक्ति के मुख्य साधन माना है। मताधिकार जो है नागरिकों को दिया गया है, मतदान की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन राजनीतिक दलों को मानना है, और दलों को अनुच्छेद 4 के अंतर्गत एक तरीके से संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इस अनुच्छेद में राजनीतिक दलों को लोकतंत्र और राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांत के प्रति स्वामी भक्त बनाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि फ्रांस का संविधान में दलों को संवैधानिक मान्यता दी गई है। संविधान में ही राजनीतिक दलों की व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुच्छेद 4 में स्पष्ट कहा गया है कि मताधिकार की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन राजनीतिक दल होगा फ्रांस में। अब इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक अगली विशेषता आती है संवैधानिक परिषद का नियंत्रण। तो किस तरीके से फ्रांस में संवैधानिक परिषद का नियंत्रण होता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इस संविधान ने पहली बार एक सर्वोच्च संवैधानिक परिषद की स्थापना की जो फ्रांस की संविधान की में आती है। तो फ्रांस ने अपने संविधान में एक सर्वोच्च संवैधानिक परिषद की जो इस अद्भुत विशेषता है। इसी कारण इस परिषद की भूमिका को देखती है इसे तीसरा सदन भी कहा जाता है। संवैधानिक परिषद में कुल 9 सदस्य होते हैं। 9 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल भी 9 वर्ष का होता है, और इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद हटा दिए जाते हैं। तो स्पष्ट है कि संवैधानिक परिषद में कुल सदस्यों की संख्या है वो 9 है, और इनका कार्यकाल भी 9 वर्ष का ही होता है, परंतु संवैधानिक के 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद हटा दिए जाते हैं। अब बात आती है संवैधानिक परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो संवैधानिक सदस्य जिनमें सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, 3 सदस्य राष्ट्रसभा के सभापति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और 3 सदस्य सीनेट के सभापति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार अब बात आती है इसका कार्य क्या है। तो संवैधानिक परिषद का प्रमुख कार्य कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना। जिस तरीके से अमेरिका के अंतर्गत न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई है, उसी आधार पर हम यहाँ फ्रांस के संविधान के संदर्भ में देखें, यह न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को न सौंपकर संवैधानिक परिषद
को सौंपी। कोई कानून व्यवस्था के द्वारा है वो सही है या नहीं, वह कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, इसके बारे में जो जांच करने का अधिकार है फ्रांस के अंतर्गत, तो इस बात की जांच करने का अधिकार एक तरीके से संवैधानिक परिषद को सौंपा गया है, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संवैधानिक परिषद को सौंपी गई है। इसी कारण से हम कहें तो फ्रांस की संसद का तीसरा सदन कहलाता है एक तरीके से संवैधानिक परिषद। इसके अलावा इसके और भी प्रमुख कार्य हैं। पहला तो आपको बताया कि इसका प्रमुख कार्य कि विधायिका के कानूनों तथा कार्यपालिका की कार्यकारी डिक्रियों की न्यायिक समीक्षा करना, न्यायिक पुनरावलोकन, व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून पारित किए जाते हैं और कार्यपालिका के द्वारा जो कार्यकारी डिक्रियां जारी की जाती है उनकी समीक्षा संवैधानिक परिषद के माध्यम से की जाती है। इनके अलावा यह जनमत संग्रह की भी जांच करती है, चुनावों की भी देखरेख करती है, चुनाव परिणामों की घोषणा का दायित्व भी संवैधानिक परिषद पर ही होता है। इस तरह राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के पूर्व इस परिषद से परामर्श आवश्यक होता है। तो एक तरीके से हम फ्रांस के संविधान के संदर्भ में देखें तो संवैधानिक परिषद का काफ़ी महत्व है। इस कारण से ही इसे फ्रांस की संसद का तीसरा सदन कहा जाता है, संवैधानिक परिषद को। अब अगली विशेषता आती है फ्रांस के संविधान में न्यायालयों की व्यवस्था। तो सामान्यतः हमने देखा है कि में लगभग सबके लिए एकीकृत न्याय प्रणाली पाई जाती है, लेकिन फ्रांस के मामले में ये कुछ अलग विशेषता, अद्भुत विशेषता है। फ्रांस में दोहरे प्रकार के कानून और दोहरे प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक तो सामान्य कानून और सामान्य न्यायालय, दूसरा प्रशासनिक न्यायालय और प्रशासनिक कानून। फ्रांस में दो तरह के न्यायालय हैं। एक सामान्य न्यायालय, न्यायालयों में नागरिकों के साथ जो विवाद होता है उन पे निर्णय करना होता है। दूसरा प्रशासनिक न्यायालय, प्रशासनिक न्यायालयों के अंतर्गत नागरिकों एवं सरकारी अधिकारियों के मध्य जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनको सुलझाना, उन पर निर्णय देना, इनसे संबंधित जो कार्य हैं वो प्रशासनिक न्यायालयों के द्वारा किया जाता है, या कहें प्रशासनिक कानूनों को लागू करना। अब चूंकि सामान्य न्यायालयों के बारे में हमने अन्य देश के संविधानों में भी पढ़ा है, तो यहाँ पर हम केवल प्रशासनिक न्यायालय एक तरीके से फ्रांस के संविधान की एक अद्वितीय विशेषताओं में आता है। तो इन प्रशासनिक न्यायालयों को वहाँ हम दो स्तर पर देख सकते हैं, प्रादेशिक परिषद और राज्य परिषद। प्रादेशिक परिषद सबसे निम्न स्तर का प्रशासनिक न्यायालय होता है, जबकि राज्य परिषद है फ्रांस का सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय होता है। अब बात आती है फ्रांस में न्यायाधीशों की नियुक्ति। अलग अलग देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया अलग अलग है। कहीं पर कार्यपालिका करती है, कहीं पर व्यवस्थापिका के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन फ्रांस में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न कराई जाती है। उसके जो परिणाम आते हैं उस आधार पर उच्च न्यायिक परिषद के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। पहले तो परीक्षा कराई जाएगी, फिर उसके अंदर जो परिणाम में जो मेरिट में आएंगे उस परिणाम के आधार पर उच्च न्यायिक परिषद के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो इस प्रकार हमने फ्रांस के संविधान के संदर्भ में जो विशेषताएं शेष बच गई थी उसके बारे में यहाँ प्रकाश डाला। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि फ्रांस का संविधान कठोर संविधान की श्रेणी में शामिल है। चूँकि कठोर संविधान की विशेषता तो अमेरिका के संविधान में भी देखने को अपन को मिली थी, लेकिन सबसे बड़ी जो बात आएगी वो है कि राजनीतिक दलों को
संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संविधान में ही राजनीतिक दलों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हमने बताया संवैधानिक परिषद को फ्रांस की संसद का तीसरा सदन भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हमने कहा था कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति फ्रांस में संवैधानिक परिषद को सौंपी गई है। इसके अलावा जो अंतिम विशेषता आपको बताई थी, प्रशासनिक कानून और प्रशासनिक न्यायालयों की व्यवस्था, तो ये भी एक अद्वितीय विशेषताओं में आता है कि फ्रांस में कर्मचारियों के लिए अलग से प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो वहाँ पर सामान्य कानून अर्थात साधारण कानून और प्रशासनिक कानूनों में अंतर किया गया है। इसी आधार पर उन पर निर्णय करने के लिए साधारण न्यायालय और प्रशासनिक न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद विद्यार्थियों।